दर्शकों आने वाले कुछ दिनों के बाद कह लें या कुछ सप्ताह के बाद कह लें देश के अंदर 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में तमाम जो पार्टियां हैं, तमाम जो पॉलिटिकल दल हैं, वो अपनी-अपनी ताकत, अपनी जोर आजमाइश में लग गए हैं। ऐसे में अगर असम की बात करें, चूँकि असम में लगातार 2 बार से बीजेपी की सरकार सत्ता में है और तीसरी बार भी सत्ता में आने के तमाम दावे बीजेपी की तरफ से किए जा रहे हैं। जो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं, उनकी तरफ से भी लगातार इस तरह के दावे किए जा रहे हैं कि असम में बीजेपी की सरकार बनेगी। तो ऐसे में क्या आंकड़े इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि बीजेपी यहाँ पर जीत दर्ज करती हुई दिखाई पड़ सकती है। बीजेपी असम के अंदर अपना जो कह सकते हैं सत्ता में रहने का जो चलन है, वो लगातार तीसरी बार भी कायम करती हुई नजर आ सकती है। तो ये तमाम तरह के सवाल, और ऐसे में कांग्रेस पार्टी की क्या कोई बड़ी भूमिका यहाँ पर नजर आ सकती है? क्या कांग्रेस पार्टी कमबैक करती हुई दिखाई पड़ सकती है? ये भी अपने आप में लगातार सवालों के, चर्चाओं के केंद्र में बना हुआ है कि बीएसपी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच का ये मुकाबला जिस तरह से होने वाला है, उसमें आखिर जीत किसको मिलती हुई दिखाई पड़ सकती है? कौन यहाँ पर विजेता घोषित होने वाला है? क्योंकि 4 मई को यहाँ पर फैसले आ जाएंगे। निर्णय जो निर्णायक वो कह सकते हैं कि भूमिका रही जो जनता की, वो अपना निर्णय यहाँ पर देती हुई नजर आएगी और 4 मई को इसका खुलासा भी हो जाएगा। 9 अप्रैल को असम के अंदर चुनाव हैं। ऐसे में तमाम जो दल हैं, तमाम जो कह सकते हैं गठबंधन है, वो यहाँ पर अंतिम रूप लेते हुए नजर आते हैं। लेकिन ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिहाज से अगर शुरुआत करें तो कांग्रेस पार्टी के लिए असम चुनावों में जाना उतना आसान दिखाई पड़ता नहीं है, क्योंकि अगर आप देखेंगे जो खबरें सामने आ रही हैं कि असम की जो राजनीति है, वहाँ पर कांग्रेस पार्टी को अब तक अगर कहें तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर समर्थन भी मिला था, क्योंकि कांग्रेस और एआईयूडीएफ की जो गठबंधन थी, उसकी उन गठबंधन को पिछली बार लगभग 50 के आसपास सीटें मिली थी। लेकिन इस दफ़ा दोनों अलग अलग होकर चुनाव लड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी की जो मुश्किल है वो यहीं पर ख़त्म नहीं हो रही, बल्कि असम में जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चे ने भी अपनी दावेदारी न सिर्फ पेश कर दी है, बल्कि 19 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। यानी कि एक तरीके से कहा जाए तो कांग्रेस पार्टी अपने सहयोगी दलों को मनाने में नाकाम साबित हो रही है। आप देखेंगे कि जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उन्होंने और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन, उन्होंने बाकायदा दिल्ली जाकर कह सकते हैं कि जो कांग्रेसी नेता हैं, कांग्रेसी आलाकमान है, उनसे मुलाकात भी की, बातचीत भी रखी कि भाई हमें आप चुनाव में सीटें दीजिए। और कांग्रेस पार्टी ने कहा कि भाई हम आपको जो है 5 सीटें दे सकते हैं। यानी कि अगर हम कुल आंकड़े की बात करें तो 126 के आसपास जो विधानसभा सीटें हैं असम के अंदर, उसमें कांग्रेस पार्टी ने कहा कि भाई हम जेएमएम यानी हेमंत सोरेन से कहा कि हम आपको 5 सीटें दे सकते हैं, 5 सीटों पर आप चुनाव लड़िए, हमें कोई दिक्कत नहीं है और आप जो है हमारे साथ रहिए। लेकिन जेएमएम ने कहा कि भाई 5 सीटें पर तो नहीं, हमें कम से कम 19 सीटें चाहिए। क्योंकि ये 19 सीटें इसलिए चाहिए क्योंकि यहाँ पर अनुसूचित जनजाति के लिए 19 सीटें आरक्षित हैं। तो ऐसे में जो अनुसूचित जनजाति के लिए 19 सीटें आरक्षित हैं, उन सभी पे हम अपने प्रत्याशी उतारना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कहा कि भाई ऐसा हम नहीं कर सकते, हम 19 सीटें आपको नहीं देंगे, हद से हद हम आपको 7 सीटें देंगे। इसी बात से खफा होकर हेमंत सोरेन ने, उनकी पार्टी ने असम के अंदर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। और जो ये अनुसूचित जनजातियों की जो आरक्षित सीटें हैं, उनकी उन तमाम 19 सीटों के ऊपर अपने प्रत्याशी न सिर्फ उतारने का ऐलान कर दिया, बल्कि असम चुनाव में उन्हें अपने ही चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने का भी जो है मंजूरी मिल गई। तो ऐसे में हेमंत सोरेन के लिए असम चुनाव एक बड़ा कह सकते हैं अपनी पार्टी को बढ़ाने का कह सकते हैं कि एक मौका हो सकता है। और क्या इस मौके पर वो खरा उतर पाएंगे, ये आने वाले कह सकते हैं 4 मई को पता लगेगा। लेकिन जिस तरह से हम शुरुआत में बात कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी के लिए ये डबल झटका कहीं ना कहीं दिखाई पड़ता है कि एक तरफ तो उनकी जो सहयोगी पार्टी थी एआईयूडीएफ, उनसे उनकी जो है बातचीत जो है अधर में लटक जाती है। फिर जेएमएम ने कहा कि भाई हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, अगर आप हमें 19 सीटें नहीं देंगे। तो कांग्रेस पार्टी के लिए यहाँ पर मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने जिस तरह से 2021 में यहाँ पर प्रदर्शन किया था, उसी प्रदर्शन को बीजेपी और तमाम जो उनके सहयोगी दल हैं वो यहाँ पर दोहराना चाहेंगे, उसको आगे बढ़ाना चाहेंगे। और बीजेपी और उनके सहयोगी दलों ने यहाँ पर 2021 के चुनाव में 75 सीटें जीती थी।
यानी कि एक तरीके से कांग्रेस पार्टी उनके तमाम जो समर्थक थे उनको विपक्ष में बैठने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन क्या 2021 का जो गणित है, जो समीकरण है, यहाँ पर बीजेपी दोहराती हुई दिखाई पड़ सकती है। उसका एक उदाहरण भी मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि जिस तरीके से 2023 में परिसीमन हुआ है, जिस तरह से नई नई सीटों को लेकर संभावनाएं बनी है, उनको लेकर भी तमाम नए राजनीतिक जो समझ है वो यहाँ पर उपजती हुई दिखाई पड़ती है। क्योंकि इससे पहले अगर देखा जाए तो मुस्लिम बहुल सीटें जिन पे मुस्लिम मतदाताओं का प्रभाव दिखाई पड़ता था, वो तकरीबन 35 सीटें ऐसी थी जहां पर जो मुस्लिम जो कह सकते हैं कि जो आबादी थी वो ज़्यादा प्रभाव में दिखाई पड़ती थी। लेकिन जब परिसीमन होता है 2023 में, तो इन सीटों का जो है वो ग्राफ बदलता हुआ दिखाई पड़ता है। और अब ये कहा जा रहा है और जो आंकड़े निकल के सामने आ रहे हैं कि अब 35 में से महज 24 सीटें ऐसी बची हैं जहां पर मुस्लिम बहुल प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो इस नाते भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं बीजेपी को एक तरीके से फायदा हो सकता है। ये जो है आंकड़ेबाजी और जिस तरह से संभावनाएं हैं उनकी तर्ज पर ये बात कही जा रही है। और ऐसे में जो मुस्लिम कह सकते हैं कि जो बहुल क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते थे, यानी 35 सीटें ऐसी थी जहां पर एक तरीके से जो मुस्लिम हितों की बात करते थे, मुस्लिम मुद्दों के ऊपर अपनी चीज़ों को सामने रखते थे, उनको यहाँ पर झटका लगता हुआ दिखाई पड़ सकता है। और यहाँ बीजेपी के लिए अपनी ताकत को बढ़ाने का इसलिए भी कह सकते हैं कि ज़्यादा सुनहरा अवसर है कि तीसरी बार अगर वो सत्ता में आते, जैसा वो लगातार सवाल भी उठा रहे हैं कि घुसपैठ और जो घुसपैठिए बैठे हुए हैं उनको राज्य से बाहर कर देंगे, ये एक बार फिर कमिटमेंट जो है वो बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, चाणक्य हैं बीजेपी के, वो असम पहुंचते हैं, वो तमाम बातों को रखते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि बीजेपी अभी भी असम को जीतने के लिए पूरी तरह से अपनी तैयारियों में न सिर्फ मगन है बल्कि तमाम लोगों के बीच में संदेश भी दे रही है कि अगर बीजेपी है तभी ये चीजें मुमकिन हो सकती हैं। तो ऐसे में क्या तीसरी बार भी जो जनता है बीजेपी को चुनना चाहेगी या एंटी इनकमेंसी की वजह से बीजेपी के लिए इस बार सत्ता बचाना आसान नहीं होगा? ये तमाम तरीके के आंकड़े हैं। क्योंकि आपने देखा कि हेमंत बिस्वा शर्मा जो मुख्यमंत्री हैं असम के, लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री है इस बार, और अगर चुनाव जीतते हैं तो तीसरी बार बीजेपी के हो सकता है मुख्यमंत्री बन जाए। लेकिन उनके जो बयान है वो काफ़ी चर्चाओं में रहे। आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने मुस्लिम समुदाय के ऊपर तमाम तरह की टिप्पणी की, और ना सिर्फ पहले की बल्कि अभी भी करते हुए दिखाई पड़ते हैं। अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने कहा कि वो मुसलमानों को इतना परेशान करेंगे, इतना प्रेशर उनके ऊपर करेंगे कि वो अपने आप जो है राज्य को छोड़कर चले जाएंगे, ये उन्होंने कहा। उसके अलावा इससे पहले उन्होंने कहा था कि मुस्लिम रिक्शे वाला अगर आप 5 रुपये में उसको तय करते हैं तो आप 3 या 4 रुपये ही उसको दीजिए, यानी कि एक तरीके से उनको परेशान आप करिए। ये जो है हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान थे जो खुद बीजेपी को भी शायद रास नहीं आए होंगे। क्योंकि आप देखेंगे कि असम में तकरीबन 34-35% की जो आबादी है वो मुस्लिम कह सकते हैं कि समुदाय की है। यानी लगभग अगर 3-3.25 करोड़ असम की आबादी है तो उसमें से 1 करोड़ के आसपास जो है मुस्लिम आबादी भी यहाँ पर रहती है। तो ऐसे में इस तरह के बयान कहीं ना कहीं पार्टी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब इसकी लीपापोती भी की जा रही है, इसके ऊपर जो हेमंत बिस्वा शर्मा बातचीत भी कर रहे हैं कि भाई मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, मेरा कहने का मतलब ये था कि जो घुसपैठी आ गए हैं उनको यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा, जो स्थानीय मुस्लिम है उनसे हमारा कोई बैर नहीं है, और इस तरह की तमाम बातें कर रहे हैं। लेकिन देखिए एक बार जब तीर कमान से निकल जाता है तो उसको अगर वापस लौटाना चाहें तो वो नहीं लौटता। इसलिए कहते हैं कि कोई भी शब्द को आप बहुत नाप तोल कर बोलिए, और ये कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बीजेपी के लिए एक तरह से बनता हुआ दिखाई पड़ सकता है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी अब जब प्रचार शुरू करेगी तो कहीं ना कहीं इन मुद्दों पे ज़रूर कह सकते हैं कि जो बयान है वो देते हुए नजर आएंगे, भाषण है वो होते हुए नजर आएंगे। क्योंकि अब लगातार, क्योंकि आज आई थिंक 23 मार्च को आखिरी दिन है नामांकन का, तो अब इसके बाद जो है प्रचार प्रसार का सिलसिला अब ये असम में शुरू होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो फिलहाल हम आपके सामने सवाल छोड़े जा रहे हैं कि 126 जो सीटें हैं असम की, उसमें से बहुमत का आंकड़ा आखिर कौन सी पार्टी पार करती हुई दिखाई पड़ेगी? क्या बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता में आएगी, ये आपको लगता है, या फिर कांग्रेस पार्टी और उनकी तमाम सहयोगी पार्टियां इस बार गणित को बदलते हुए दिखाई पड़ेंगे? आपको क्या लगता है जरूर कमेंट करिए। और असम से जुड़े तमाम मुद्दों को लेकर हम आपके सामने इस तरह का जो प्रोग्राम है, जो कार्यक्रम है, वो लेकर आते रहेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप लगातार बने रहें। नमस्कार।